डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। हम लोग चौथा चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर। चौथा चैप्टर हमारा क्या है? चौथा चैप्टर जो हमारा है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि से संबंधित हमारा फोर्थ चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। उसको टेक्निकल इशू की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। चलिए, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना था। हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न से। कहां से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न से शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं? क्रॉपिंग पैटर्न से। क्रॉपिंग पैटर्न से चलिए देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। हमारा देश में 3 ठो क्रॉपिंग पैटर्न्स है। कौन कौन सा है? एक है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जेड, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था। अब देखिए, हम लोग पहले शुरू करते हैं रबी क्रॉप से। रबी क्रॉप्स जो है सो विंटर के सीजन में लगाया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, और काटा जाता है अप्रैल से जून के बीच में। अप्रैल से जून के बीच में। गेहूं का सीजन में आप सीधा सीधे जानिए कि गेहूं का सीजन में जितना भी फसल लगता है, जिस समय गेहूं लगाते हैं उस समय जो भी फसल लगता है वो अपना हो गया रबी क्रॉप्स या विंटर क्रॉप्स। और जो फसल धान के सीजन में लगता है उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, और जो फसल गर्मी में फल वाला सीजन में लगता है उसको कहते हैं जेड क्रॉप्स। चलिए, तो ये आपका दिया हुआ, ये बोया जाता है विंटर में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और काटा जाता है अप्रैल से जून में। उदाहरण में दिया हुआ है व्हीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। व्हीट, बार्ले, पीज, ग्राम्स एंड मस्टर्ड, these are the examples of rabi crops which are grown in the month of October to December and harvested in the month of April to जून, राइट? चलिए, समझ गए। जो फसल जाड़ा के मौसम में लगाया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है, उस फसल को हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं या विंटर क्रॉप्स कहते हैं। उसका उदाहरण है व्हीट, बार्ले, पीस, ग्रेप्स, है ना, मस्टर्ड, ये सब उदाहरण है। उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स जो है सो बरसात में लगाया जाता है, ऑनसेट मॉनसून। एक होता है ऑनसेट मॉनसून और ऑफसेट मॉनसून। ऑफसेट है ना, ऑनसेट मॉनसून मतलब मॉनसून के प्रवेश से, मॉनसून के शुरुआती दौर को हम लोग ऑनसेट मॉनसून कहते हैं। तो मॉनसून जिस समय आता है, मतलब वर्षा जिस समय शुरू होती है उस समय उसको लगाया जाता है, और जो है सो इसको काटा जाता है कब? सितंबर से अक्टूबर में। हालांकि हम लोग यहाँ सितंबर अक्टूबर में नहीं कटता है, नवंबर दिसंबर में कटता है, ठीक है। तो ये मॉनसून के शुरुआत में मतलब जून जुलाई में लगता है, और अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर से अक्टूबर या नवंबर में भी कटता है, नवंबर तक करता है, कहीं कहीं दिसंबर तक भी करता है। तो जो फसल मॉनसून के सीजन में लगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर के बीच में काटा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। कौन सा क्रॉप्स कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। इसका उदाहरण है मकई, धान, है ना, उसके बाद बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, जूट, कॉटन, उड़द, मूंग, ये सब उदाहरण है। देखिए, पैडी मतलब धान हो गया, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के उदाहरण है पैडी, मेज, जूट, कॉटन, है ना, सोयाबीन, ग्राउंडनट, उड़द, अरहर, तूर, मूंग, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब उदाहरण है आपका खरीफ क्रॉप्स का। चलिए, तीसरा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो है जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स जो है वो गर्मी के सीजन में उगाया जाता है, रबी और खरीफ के बीच में। The crops which are grown between the rabi crops and kharif crops means during the summer season, those crops are known as jet crops, है ना। And fruits are the example
एग्जांपल्स ऑफ जेड क्रॉप्स। फल जितना भी है, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, कुकुम्बर है, सब आपका जेड क्रॉप्स का उदाहरण है। चलिए समझ गए यहां तक स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम लोग मेजर क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। मेजर क्रॉप्स क्या क्या है? अब मेजर क्रॉप्स में आप देखिए स्टूडेंट्स, मेजर क्रॉप्स में आपका आता है 3 प्रकार का क्रॉप्स होता है। एक होता है फूड क्रॉप्स, दूसरा होता है बेवरेज क्रॉप्स और तीसरा होता है नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जिसको खाने के लिए लगाते हैं, पीने के लिए बेवरेज क्रॉप्स, और नॉन फूड क्रॉप्स जिसको खाते नहीं है लेकिन उत्पादन करते हैं और अन्य यूज के लिए। तो देखिए यहां ध्यान से, फूड क्रॉप्स में आपका दिया हुआ है राइस के बारे में, व्हीट के बारे में, मिलेट, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब आपका फूड क्रॉप्स में आ जाता है। ये सब आपका किस में आ जाता है? फूड क्रॉप्स में आ जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट्स है उसके बारे में दिया है। फिर बेवरेज क्रॉप्स की बात करें तो चाय और कॉफी बेवरेज क्रॉप्स में आता है। इसके अलावा रबर हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब आपका आता है नॉन फूड क्रॉप्स में, है ना। तो देखिए इसमें राइस के बारे में दिया हुआ है कि राइस का उत्पादन के लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, किस प्रकार के क्लाइमेट में राइस का उत्पादन हो सकता है उसके बारे में दिया है। व्हीट के लिए क्या होना चाहिए, मिलेट्स के लिए, पल्सेस के लिए, मेज के लिए, शुगर केन के लिए और ऑयल सीड्स के लिए, ये सब दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, खरीफ क्रॉप which requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter, grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic regions। तो क्या कर रहा है कि यहाँ धान के बारे में बताया जा रहा है, राइस के बारे में, कि राइस का उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए, 100 मिलीमीटर सेल्सियस से ज्यादा का जो है सो वर्षा होना चाहिए। देखिए यहां दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर होना चाहिए धान का उत्पादन के लिए, है ना। और ये कहां उगाया जाता है? तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और कोस्टल एरिया में और डेल्टाइक रीजन्स में। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, कोस्टल एरिया और डेल्टाइक एरिया में धान का उत्पादन किया जाता है। धान के उत्पादन के लिए मौसम कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और उसके बाद वर्षा आपका 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा का वर्षा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस वर्षा होना चाहिए, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस जो है सो टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहेगा तो धान का उत्पादन नहीं हो पाएगा ठीक से, है ना। चलिए उसके बाद है दूसरा फसल है व्हीट, गेहूं। गेहूं को ये रबी क्रॉप्स है। धान तो आप देखिए खरीफ क्रॉप्स था जिसके उत्पादन के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होना चाहिए था। डेल्टाइक क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में उगाया जाता है और उसके बाद कोस्टल एरिया में भी उगाया जाता है। अब रबी क्रॉप्स जिसको उगाने के लिए जो ठंडा के मौसम में लगाया जाता है, क्योंकि उसको एकदम कोल्ड वातावरण चाहिए, ठंडा जलवायु चाहिए, है ना। कूलिंग ग्रोइंग सीजन में उगाया जाता है, ब्राइट सन साइन एट द टाइम ऑफ रैपिंग। लेकिन हाँ, जिस समय हम लोग लगाएंगे उस समय ठंडा होना चाहिए, लेकिन जिस समय फसल काटेंगे उस समय गर्मी आ जाना चाहिए, है ना। सूर्य का रोशनी पर्याप्त मात्रा में पड़ना चाहिए। जिस समय वो पकेगा, जिस समय गेहूं पकेगा, हार्वेस्टिंग करेंगे, उस समय गर्मी होनी चाहिए, है ना। अब कहता है इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है। कितना? 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है। किसके लिए? गेहूं के उत्पादन के लिए। जबकि धान के उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का जरूरत था, लेकिन गेहूं के उत्पादन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच ही वर्षा होना चाहिए। मतलब पानी भी चाहिए उसको, लेकिन धान के जैसा पूरा पटान, धान के जैसा अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगा तो खत्म हो जाएगा गेहूं, है ना। तो 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। ठंडा के मौसम में लगाना है, हार्वेस्टिंग के समय सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए, है ना। उसके बाद आता है वेली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन विथ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स
ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। वीट का उत्पादन कहाँ ज्यादा किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। चावल का आप देखे थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, डेल्टाइक रीजन में, है ना, और कोस्टल रीजन्स में चावल का उत्पादन किया जाता है, जबकि गेहूं का उत्पादन कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स? तो गेहूं का उत्पादन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा में किया जाता है। गेहूं के उत्पादन के लिए टेम्परेचर 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। वर्षा होना चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। लगाना है जाड़ा के मौसम में, ठंडी मौसम में, और काटना है गर्मी के सीजन में। समझ गए यहां तक? कहां पे लगाया जाता है गेहूं ज्यादा उगाया जाता है? तो पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में। टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर रेनफॉल कितना होना चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर। चलिए अगर हम लोग बढ़ते हैं मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी, ये सब मिलेट्स महत्वपूर्ण मिलेट्स है ना। ज्वार, बाजरा और रागी ये मिलेट्स के प्रजाति हैं। ये तीन जो है सो मुख्य प्रजाति है मिलेट्स के। ज्वार, बाजरा और रागी मिलेट्स के तीन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। इसको रेड फेड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज व्हिच हार्डली नीड इरिगेशन। ये किस प्रकार के क्षेत्र में उगाया जाता है? मॉइस्चर वाले एरिया में, जहां जिस क्षेत्र में नमी पाया जाएगा, जिस क्षेत्र में नमी रहेगा जहां पे, वहीं पे आप जो है सो मिलेट्स को उगा सकते हैं, है ना। मिलेट्स वाला क्रॉप्स को नमी वाला क्षेत्र में उगाया जाता है। समझ गए यहां तक स्टूडेंट्स? चलिए बढ़ते हैं अगला हम लोग पल्स, दाल को हम लोग, दाल जैसे आपका हो गया मूंग, मसूर, पीज, ग्रेन, ये सब को भी उगाया जाता है। मेजर पल्स क्या क्या है? तो दाल है, दाल में आपका मूंग है, अरहर है, चना, ग्रेन्स भी है, ये सब दाल की प्रजातियां है, वो बताया है। उसके बाद है मेज, मकई का उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए ये देख लीजिए। खरीफ क्रॉप्स और मकई भी, इसका उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है सो टेम्परेचर होना चाहिए। मेज का उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कितना? 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर। सब आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, एग्जाम में चुकिएगा नहीं। धान का पूछेगा तो 100 सेंटीमीटर से अबव वर्षा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होना चाहिए। गेहूं का पूछेगा तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। लेकिन मकई का पूछेगा, है ना, तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए गेहूं का उत्पादन के लिए, है ना। और इसको कहां पे? ओल्ड एलुवियल सॉइल में जो है सो इसका उत्पादन सबसे अच्छा होता है। एलुवियल सॉइल को दो भाग में बांटा गया है, ये हम आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। एक आपका न्यू एलुवियल सॉइल और दूसरा ओल्ड एलुवियल सॉइल, है ना। तो मकई का उत्पादन ओल्ड एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छा होता है और इसके उत्पादन के लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, है ना। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV6, HYV मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड लगाता है ना आजकल, सब तो हाइब्रिड नहीं लगाता है। अब कोई पिछला साल वाला धान रख करके धान नहीं लगाता है, हाइब्रिड धान लाता है। या फिर कुछ भी अगर टमाटर ही लगाना है तो हाइब्रिड वाला दाना लाता है, ठीक है। चलिए तो कहता है उसके बाद फर्टिलाइजर का भी जरूरत है, इरिगेशन का भी जरूरत पड़ेगा, है ना। हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको पानी का भी सिंचाई करना है। उसके बाद आपको जो है सो फर्टिलाइजर भी उसमें डालना है। और हाई यील्डिंग वैरायटी वाला मतलब आपका हाई यील्डिंग वैरायटी हो गया हाइब्रिड वाला दाना का यूज करना है मकई के उत्पादन के लिए, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए मकई का, है ना। टेम्परेचर समझ गया मकई का उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। समझ गए स्टूडेंट्स? मकई मेज का उत्पादन के लिए
21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। चलिए, उसके बाद है शुगर केन। शुगर केन का उत्पादन के लिए भी 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका टेम्परेचर होना चाहिए। मकई का उत्पादन के लिए भी 21 से 27 डिग्री और शुगर केन के उत्पादन के लिए भी 21 से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। इसको उगाया जाता है ह्यूमिड क्लाइमेट में, है ना, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। कब उगाया जाता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, मतलब वर्षा के ऋतु में। हॉट एंड ह्यूमिड कब होता है? वर्षा में ही होता है। इसके लिए टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री चाहिए और वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। गेहूं के उत्पादन में देखे थे 50 से 75 सेंटीमीटर, धान के उत्पादन में 100 सेंटीमीटर से अधिक, लेकिन शुगर केन के उत्पादन के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होना चाहिए और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है सो टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए लेबर का जरूरत पड़ता है। शुगर केन के लिए लेबर का जरूरत पड़ता है, मैनुअल लेबर का, लगाने से लेकर के सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, है ना। चलिए, अगला है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में देखिए, ऑयल सीड्स में आता है मेन ऑयल सीड्स हमारे यहाँ जो उगाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, सीसम ऑयल होता है, सोया, है ना, सेसम ऑयल होता है, तिल जिसको कहते हैं, उसके बाद सोयाबीन होता है, उसके बाद कैस्टर सीड्स होता है, उसके बाद कॉटन का सीड्स होता है और लैंडसीड होता है, उसके बाद सनफ्लावर होता है। ये सब आपका ऑयल्स है जो हमारे देश में उगाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है आपका अगला बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स तो ही जो है हमारे यहाँ, एक चाय है और दूसरा कॉफी है। एक हम चाय पीते हैं, दूसरा कॉफी पीते हैं, तो इसमें भी देख लीजिए। चाय के उत्पादन के लिए टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, bushes require warm and moist frost free climate all through the year। यहाँ पे कहता है चाय कहाँ पे उगाया जा सकता है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला एरिया में। कहाँ पे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला एरिया में। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला एरिया में हम लोग उगा सकते हैं टी को कौन सा एरिया में उगा सकते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाला एरिया में हम लोग चाय का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। फर्टाइल एकदम उपजाऊ वेल ड्रेन्ड सॉइल। कौन सा सॉइल चाहिए? फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। किसके लिए? टी का उत्पादन के लिए। कहां पे उगा सकते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला एरिया में। और क्या चाहिए? डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। और जो सॉइल है उसमें ह्यूमस भी होना चाहिए, मतलब नमी भी होना चाहिए। ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर्स, बुशेस रिक्वायर्ड वार्म एंड मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। सालों भर जो है सो वहां पे क्या होना चाहिए, है ना, मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट भी होना चाहिए, है ना। तब हम लोग जो है सो चाय का उत्पादन सही से कर पाएंगे। फिर अगला है कॉफी का उत्पादन के लिए। ये अराबिका वैरायटी है। अराबिका वैरायटी इज ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा विश्व में ये अराबिका वैरायटी का डिमांड है कॉफी का। इसकी कल्टीवेशन इज कंफाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक के नीलगिरी में, केरल में और तमिलनाडु में जो है सो कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नॉन फूड क्रॉप्स में। नॉन फूड क्रॉप्स में देखिए क्या क्या है स्टूडेंट्स। नॉन फूड क्रॉप्स में आप लोग देखिए रबर है, कॉटन है और जूट है। रबर है, कॉटन है और जूट है। ये तीन ठो नॉन फूड क्रॉप्स है। हम लोग इसका उत्पादन करते जरूर है लेकिन इसको खाने पीने में यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसको अन्य चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे कॉटन का यूज हम लोग कपड़ा वगैरह बनाने में करते हैं, कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। जूट का यूज बोरा वगैरह बनाने में करते हैं, है ना।
उसके बाद आपका रबर का यूज हम लोग करते हैं, रबर भी हम लोग उगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सबको हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला है रबर। रबर इसको हम लोग इक्वेटोरियल क्रॉप भी कहते हैं। इक्वेटर वाला एरिया में हम लोग इसका उत्पादन करते हैं। रबर का उत्पादन कौन सा एरिया में किया जाता है? इक्वेटर वाला एरिया में सबसे अच्छा होता है। बट ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। इसको इक्वेटोरियल क्रॉप कहते जरूर है, लेकिन इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी आप उगा सकते हैं, है ना। रबर को इक्वेटोरियल क्रॉप कहा जाता है, लेकिन इसको आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाला एरिया में भी उगा सकते हैं। इसके लिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, नमी वाला एकदम। जिस जगह पे नमी रहेगा वहीं पे आप रबर का उत्पादन कर सकते हैं। और रेनफॉल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होना चाहिए। धान के उत्पादन के लिए जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत थी, रबर के लिए उससे 2 गुना 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जो है सो रेनफॉल होना चाहिए। अगर 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा तो रबर का उत्पादन सही से नहीं हो पाएगा। रबर के उत्पादन के लिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होना चाहिए। और कहता है ना, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर आपका धान का उत्पादन के लिए भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का जरूरत था, और रबर के उत्पादन के लिए भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का जरूरत है। लेकिन जो आपका रेनफॉल होना चाहिए वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। किसके लिए? रबर का उत्पादन के लिए। अब अगला है कॉटन। कॉटन को जो है हम लोग कहां ग्रो कर सकते हैं? कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन का पठार वाला क्षेत्र में, दक्कन पठार क्षेत्र में जो है सो काला मिट्टी पाया जाता है। तो कॉटन को हम लोग है ना, ब्लैक सॉइल को इसलिए हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, या रेगुर सॉइल भी इसको कहते हैं। ब्लैक सॉइल को और क्या क्या नाम से जानते हैं? रेगुर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल, है ना। क्यों? क्योंकि ये कॉटन के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है ना, ब्लैक सॉइल। कॉटन का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में ही होता है। तो कॉटन का उत्पादन कहां पे होता है? डेक्कन वाला प्लेट्यू में, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको भी हाई टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कॉटन के उत्पादन के लिए भी हाई होना चाहिए। लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, लाइट रेनफॉल एंड इरिगेशन, इरिगेशन और रेनफॉल जो है सो लाइट होना चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन, 210 दिन जो है सो फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, सूर्य का रोशनी एकदम पूरा पड़ना चाहिए। कॉटन इज कंसिडरेबल एज फाइबर क्रॉप। कॉटन को फाइबर क्रॉप भी कहा जाता है, फाइबर क्रॉप के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ देख लिए, मेजर क्रॉप देख लिए, क्रॉपिंग पैटर्न्स भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अगला टॉपिक है हमारा, एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरा है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसके बाद इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरा है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या कहता है? प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। प्रिमिटिव अभी हम बताए थे इसके पहले वाला में कि जो है सो प्रिमिटिव मतलब जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है, छोटा छोटा सा जमीन में जो है सो छोटा छोटा सा भूमि में हल से जो है सो जोत करके, कोड़ी कुदाल से हम लोग काम करके जो है सो खेती करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसमें जो है सो घर के ही लोग, वो मतलब उसका कोई इरादा नहीं होता है, बेचने के इरादे से नहीं किया जाता है। हालांकि सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा तो बेच देगा, अलग बात है, लेकिन उसको घर में यूज के लिए, खाने पीने के पर्पज से जो है सो उसको जो है सो क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस
फार्मिंग, इसको स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें अब हम लोग फार्मिंग जो करेंगे इसमें ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे पैसा कमाने के उद्देश्य से। अब इसमें हम लोग हल नहीं जोतेंगे, ट्रैक्टर से जोतवाएंगे, फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे, हाइब्रिड का यूज करेंगे, हाई एल्डिंग वैरायटी का सीड्स डालेंगे, है ना। वही कह रहा है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबर का जरूरत पड़ेगा, सिर्फ आपका फैमिली के मेंबर से ही काम नहीं चलेगा। और हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट्स, बायोकेमिकल्स भी डालना होगा, उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालना होगा, इरिगेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, हायर प्रोडक्शन के लिए। ये हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलिए कोई दिक्कत यहां तक। अगला है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग जो उद्योग धंधा के पर्पज से, मतलब वाणिज्य के पर्पज से जिसका किया जाता है, जिसमें उसमें तो कॉमर्शियल में तो सीधी सी बात है, उसमें प्लांटेशन वगैरह होगा। एक ही जैसे कॉमर्शियल एक जगह बहुत सारा केला का पेड़ लगा दिया, पूरा बगाने लगा दिया, है ना। तो इसमें कहता है यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट्स का सबसे हायर डोजेज की दिया जाएगा, HYB सीड्स का प्रयोग किया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाएगा, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाएगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ये सब चीज का उपयोग किया जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। अब अगला देखिए, फिर है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इसमें देखिए क्या कहता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर क्या है? ये एक साइंस और आर्ट है प्लांट्स को उगाने का। हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ द ग्रोइंग प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड एनी अदर कल्टीवर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। भारत जो है सो फ्रूट्स और वेजिटेबल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? फूल और फल का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। किसका? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। भारत में ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स उगाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आप देख लिए। अब यहाँ दिया हुआ है कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी etc. were given priority after independence, provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Gramin banks, cooperative societies and banks for providing loans facility। अब ये बता रहा है कि कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। तो लोन वगैरह दे रहा है, बाढ़ वगैरह से प्रभावित क्षेत्र में मुआवजा वगैरह दिया जाता है, अब कृषि का बीमा भी होने लगा है। तो वही सब बता रहा है कि किस प्रकार से कृषि को बढ़ाने के लिए हमारा सरकार सहयोग कर रहा है, वही सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा स्टूडेंट्स, तो हम जब लाइव क्लास लेंगे तो आप लोग बेहिचक हमसे सारा सवाल कीजिएगा, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, है ना। वो लाइव क्लास में जितना सवाल कीजिएगा सबका जवाब देंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में फिर आपका अगला 5वां चैप्टर जो है ना, मिनरल्स वाला चैप्टर जो है उसको हम पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए सब्सक्राइब, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दबा के करिए उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए, है ना। चलिए, धन्यवाद स्टूडेंट्स।